क्या आपने कभी सोचा है कि अगर बिजली हवा की तरह फ्री होती तो नो वायर्स, नो बिल्स, नो पावर कट्स। जस्ट इमेजिन, आप कहीं भी जाओ, आपका फोन ऑटोमेटिकली चार्ज होता रहे, घर में कोई प्लग पॉइंट्स नहीं, कोई तार नहीं, गाड़ियां बिना पेट्रोल बिना चार्जिंग के चलती रहें। साउंड्स लाइक साइंस फिक्शन, बट 120 साल पहले ये रियलिटी बनने वाली थी। एक आदमी ने ये करके दिखाया था, उसका नाम था निकोला टेस्ला। और आज मैं आपको बताऊंगा वो पूरी कहानी जो हिस्ट्री बुक्स में नहीं मिलेगी। कैसे दुनिया का सबसे ब्रिलियंट माइंड मनी के सामने हार गया। 10 जुलाई 1856 की बात है। क्रोएशिया के एक छोटे से गांव स्मिलजान में भयंकर तूफान आया था। बिजली कड़क रही थी। ठीक आधी रात को जब आसमान में बिजली सबसे ज्यादा चमक रही थी, एक बच्चे का जन्म हुआ। मिडवाइफ घबरा गई। उसने कहा कि यह अशुभ संकेत है, यह बच्चा अंधकार लाएगा। बट उस बच्चे की मां मुस्कुराई और बोली, नहीं, मेरा बेटा दुनिया में रोशनी लाएगा। कितनी सही थी वो औरत। उस बच्चे का नाम रखा गया निकोला टेस्ला। टेस्ला बचपन से ही अलग था। जब दूसरे बच्चे खेल रहे होते, वो अपने दिमाग में मशीनें बना रहा होता। उसके पास एक अजीब गिफ्ट थी, फोटोग्राफिक मेमोरी और विजुअलाइजेशन की अद्भुत शक्ति। वो अपनी आंखें बंद करके पूरी मशीन को 3D में देख सकता था। हर गियर, हर स्क्रू, हर मूवमेंट। वो अपने दिमाग में ही मशीन को चला सकता था, प्रॉब्लम्स ढूंढ सकता था और सोल्यूशन निकाल सकता था। कागज की जरूरत ही नहीं थी। 17 साल की उम्र में टेस्ला को कॉलेरा हो गया। डॉक्टर्स ने जवाब दे दिया, बट टेस्ला के पिता ने प्रॉमिस किया कि अगर वो ठीक हो गया तो उसे इंजीनियरिंग पढ़ने भेजेंगे। मिराक्युलसली टेस्ला ठीक हो गया। ऑस्ट्रियन पॉलिटेक्निक में पढ़ाई के दौरान एक दिन प्रोफेसर ने डीसी मोटर दिखाई। टेस्ला ने कहा कि इसे बेहतर बनाया जा सकता है। प्रोफेसर ने क्लास के सामने उसका मजाक उड़ाया, बट टेस्ला के दिमाग में एसी मोटर का आइडिया जम ले चुका था। 1882 में बुदापेस्ट के एक पार्क में टेस्ला घूम रहा था। सूरज डूब रहा था। अचानक उसके दिमाग में बिजली कौन थी। उसने मिट्टी में एक डायग्राम बनाया। रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड का कॉन्सेप्ट। एसी मोटर का जन्म हो गया था। यह इन्वेंशन पूरी इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन को बदलने वाली थी। 1884 की बात है। 28 साल का टेस्ला अमेरिका के लिए जहाज में बैठा। पॉकेट में सिर्फ 4 सेंट्स, कुछ कविताएं और एक रिकमेंडेशन लेटर चार्ल्स बैचलर का था, थॉमस एडिसन के लिए। लेटर में लिखा था, मैं 2 महान लोगों को जानता हूं, एक आप हैं और दूसरा ये यंग मैन है। न्यूयॉर्क पहुंचकर टेस्ला सीधा एडिसन के ऑफिस गया। उस वक्त एडिसन अमेरिका का हीरो था, बल्ब का इन्वेंटर। मीडिया उसे विजर्ड ऑफ मेनलो पार्क कहता था। एडिसन का पूरा बिजनेस डीसी करंट पर बेस्ड था, डायरेक्ट करंट। बट प्रॉब्लम यह थी कि डीसी करंट ज्यादा दूर नहीं जा सकता था। हर 2-3 किलोमीटर पर पावर स्टेशन चाहिए था। टेस्ला ने एडिसन को एसी करंट के बारे में बताया, ऑल्टरनेटिंग करंट, जो हजारों किलोमीटर दूर तक जा सकता था। एडिसन ने इसे डेंजरस नॉनसेंस कहा। फिर भी उसने टेस्ला को जॉब दे दी। एडिसन ने टेस्ला से कहा कि अगर वो उसकी डीसी मोटर्स और जनरेटर्स को इंप्रूव कर दे तो उसे $50,000 मिलेंगे। उस जमाने में यह बहुत बड़ी रकम थी। टेस्ला ने दिन रात मेहनत की। कई महीनों बाद उसने 24 नए डिजाइन्स दिए। एडिसन की कंपनी के लिए लाखों डॉलर की बचत। जब टेस्ला ने अपने $50,000 मांगे, एडिसन हंसा और बोला, टेस्ला, तुम यूरोपियन लोग अमेरिकन ह्यूमर नहीं समझते, ये तो मजाक था। टेस्ला ने तुरंत रिजाइन कर दिया। कुछ महीने उसने डिच डिगर का काम किया। हाँ, दुनिया का सबसे ब्रिलियंट इलेक्ट्रिकल इंजीनियर सड़कों पर गड्ढे खोद रहा था $2 पर डे के लिए। बट इसी दौरान उसकी मुलाकात हुई कुछ इन्वेस्टर्स से। उन्होंने टेस्ला इलेक्ट्रिक कंपनी बनाने में मदद की। टेस्ला ने अपने एसी मोटर के पेटेंट्स फाइल किए। 1888 में टेस्ला को अमेरिकन इंस्टीट्यूट ऑफ इलेक्ट्रिकल इंजीनियर्स में लेक्चर देने का मौका मिला। ऑडियंस में बैठे थे जॉर्ज वेस्टिंगहाउस, रेलवे एयर ब्रेक्स के इन्वेंटर और एक सक्सेसफुल बिजनेसमैन। वेस्टिंगहाउस ने तुरंत टेस्ला के एसी सिस्टम की पोटेंशियल समझ ली। उसने टेस्ला के सारे एसी पेटेंट्स $60,000 कैश और $2.50 पर हॉर्स पावर की रॉयल्टी पर खरीद लिए। अगर ये डील कंटिन्यू होती तो टेस्ला दुनिया का सबसे अमीर आदमी बनता। अब शुरू हुई वॉर ऑफ द करंट्स। एक तरफ एडिसन और उसका डीसी सिस्टम, दूसरी तरफ टेस्ला, वेस्टिंगहाउस और एसी सिस्टम। एडिसन ने डर्टी गेम खेलना शुरू किया। उसने पब्लिक डेमोन्स्ट्रेशंस करने शुरू किए जहां वो एसी करंट से जानवरों को मारता था, कुत्ते, घोड़े, यहां तक कि एक हाथी को भी इलेक्ट्रोक्यूट किया। न्यूयॉर्क स्टेट की पहली इलेक्ट्रिक चेयर भी एसी करंट से चलाई गई। एडिसन के प्रमोशन से वो एसी को डेथ करंट कहता था, बट टेस्ला ने काउंटर अटैक किया। 1893 के शिकागो वर्ल्ड फेयर में उसने अपने शरीर से हजारों वोल्ट का एसी करंट पास किया, बिना कोई नुकसान के। उसने दिखाया कि फ्रीक्वेंसी मैटर करती है, वोल्टेज नहीं। पूरा वर्ल्ड फेयर 2.5 लाख लाइट बल्ब से जगमगा उठा, सब एसी पावर से। ये टेस्ला की जीत थी। इसके बाद मिला नायाग्रा फॉल्स का कॉन्ट्रैक्ट, दुनिया का पहला बड़ा हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट। एसी सिस्टम ने जीत लिया था, बट वेस्टिंगहाउस फाइनेंशियल ट्रबल में था। उसने टेस्ला से कहा कि अगर उसे रॉयल्टी देनी पड़ी तो कंपनी बैंकरप्ट हो जाएगी। टेस्ला ने अपना रॉयल्टी कॉन्ट्रैक्ट फाड़ दिया, लाखों डॉलर्स का सैक्रिफाइस, क्योंकि उसका सपना पैसे से बड़ा था। अब टेस्ला ने अपना फोकस शिफ्ट किया वायरलेस टेक्नोलॉजी पर। उसने सोचा, अगर साउंड वेव्स एयर से ट्रैवल कर सकती हैं तो इलेक्ट्रिसिटी क्यों नहीं। 1891 में उसने टेस्ला कॉइल इन्वेंट की। ये डिवाइस हाई फ्रीक्वेंसी ऑल्टरनेटिंग करंट जनरेट करती थी। उसने पब्लिक डेमोन्स्ट्रेशन में बिना वायर के बल्ब जला के दिखाए। गैस से भली ट्यूब्स उसके हाथ में पकड़ते ही जल उठी। ऑडियंस के लिए यह मैजिक था। टेस्ला का विजन और भी ग्रैंड था। उसने कैलकुलेट किया कि पृथ्वी खुद एक नेचुरल कंडक्टर है। अर्थ की अपनी रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी है लगभग 8 हर्ट्ज, जिसे आज हम ह्यूमन रेजोनेंस कहते हैं। अगर हम इसी फ्रीक्वेंसी पर इलेक्ट्रिकल एनर्जी पंप करें
तो पूरी पृथ्वी एक जाइंट ट्रांसमिशन सिस्टम बन सकती है। कोई भी कहीं भी सिर्फ एक रिसीवर लगाकर फ्री एनर्जी ले सकता है। 1899 में टेस्ला कोलोराडो स्प्रिंग्स गया। वहां उसने एक लैब बनाई पाइक्स पीक के पास, जहां बहुत थंडरस्टॉर्म्स आते थे। टेस्ला नेचुरल लाइटनिंग स्टडी करना चाहता था। उसने एक विशाल टेस्ला कॉइल बनाई, 60 फुट का मेटल मास्ट, टॉप पर कॉपर बॉल। जब उसने इसे ऑन किया, आर्टिफिशियल लाइटनिंग 135 फुट तक गई। थंडर की आवाज 15 मील दूर तक सुनाई दी। एक रात टेस्ला ने कुछ अजीब नोटिस किया। उसके रिसीवर्स में रेगुलर पल्सेस आ रहे थे, 1 2 3, पॉज, फिर रिपीट। टेस्ला को लगा ये एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल सिग्नल्स हैं। मीडिया ने मजाक उड़ाया, बट बाद में पता चला ये जुपिटर के मैग्नेटिक स्टॉर्म्स के रेडियो सिग्नल्स थे। टेस्ला ने एक्सीडेंटली रेडियो एस्ट्रोनॉमी डिस्कवर कर ली थी। कोलोराडो में टेस्ला के एक्सपेरिमेंट्स के रिजल्ट्स अमेजिंग थे। बिना वायर के 26 मील दूर तक 200 बल्ब्स जल गए। घोड़ों के शूज से स्पार्क्स निकले जब वो मेटल से टच करते। बटरफ्लाइज के विंग्स पर सेंट एल्मोस फायर डांस करने लगा। टेस्ला ने प्रूव कर दिया वायरलेस पावर ट्रांसमिशन पॉसिबल है। अब टेस्ला को चाहिए था फंडिंग अपने अल्टीमेट प्रोजेक्ट के लिए, वर्ल्ड वायरलेस सिस्टम। एंटर जेपी मॉर्गन, अमेरिका का सबसे पावरफुल बैंकर, जिसका कंट्रोल था जनरल इलेक्ट्रिक पर, यूएस स्टील पर, रेल रोड्स पर। टेस्ला ने मॉर्गन को प्रपोज किया वायरलेस कम्युनिकेशन सिस्टम, मैसेजेस, न्यूज, स्टॉक कोड्स वायरलेसली पूरी दुनिया में। मॉर्गन इंप्रेस हुआ। उसने $1.5 लाख दिए, बट टेस्ला का रियल प्लान कुछ और था। वार्डन क्लिफ के वार्डन क्लिफ में उसने कंस्ट्रक्शन शुरू किया। 187 फुट हाइट टावर, मशरूम शेप्ड कॉपर डोम ऑन टॉप, अंडरग्राउंड 120 फुट डीप आयरन रूट्स। ये सिर्फ कम्युनिकेशन टावर नहीं था, ये था टेस्ला का ड्रीम, वर्ल्ड सिस्टम फॉर वायरलेस पावर ट्रांसमिशन। टेस्ला का प्लान था ग्लोबल नेटवर्क बनाना। कुछ टावर्स पूरी दुनिया को कवर कर सकते थे। हर घर में सिर्फ एक एंटेना और रिसीवर, अनलिमिटेड फ्री एनर्जी, नो कोल, नो ऑयल, नो पोल्यूशन। टेस्ला ने कैलकुलेट किया था कि सिर्फ नायाग्रा फॉल्स की एनर्जी से पूरे ईस्टर्न यूनाइटेड स्टेट्स को वायरलेस पावर दी जा सकती थी। 1891 में मार्कोनी ने पहला ट्रांस अटलांटिक रेडियो सिग्नल भेजा, सिर्फ लेटर एस, 3 डॉट्स, बट मीडिया ने उसे हीरो बना दिया। मॉर्गन नर्वस हो गया। उसने टेस्ला से पूछा कि मार्कोनी आगे कैसे है। टेस्ला ने कहा कि मार्कोनी एक अच्छा फेलो है, लेट हिम कंटिन्यू, वो मेरे 17 पेटेंट्स यूज कर रहा है। बट फिर मॉर्गन को रियल ट्रूथ पता चला। उसके स्पाइस ने बताया कि टेस्ला सिर्फ कम्युनिकेशन नहीं, फ्री पावर ट्रांसमिशन पर काम कर रहा है। मॉर्गन गुस्से से पागल हो गया। उसने टेस्ला को ऑफिस बुलाया। मॉर्गन का आर्गुमेंट सिंपल था, अगर पावर फ्री होगी तो मीटर कहां लगेगा, बिल कैसे भेजेंगे, प्रॉफिट कहां से आएगा। मॉर्गन ने कहा कि वो जनरल इलेक्ट्रिक में इन्वेस्टेड है, कॉपर माइंस में इन्वेस्टेड है। अगर वायरलेस पावर आ गई तो कॉपर वायर्स की जरूरत नहीं रहेगी, बिलियंस डॉलर्स का नुकसान। टेस्ला ने समझाने की कोशिश की, फ्री एनर्जी से इंडस्ट्री बूम होगी, नई इन्वेंशंस होंगे, पूरी ह्यूमैनिटी का फायदा होगा। बट मॉर्गन के लिए ह्यूमैनिटी से ज्यादा इंपॉर्टेंट था प्रॉफिट। उसने फंडिंग बंद कर दी। टेस्ला ने दूसरे इन्वेस्टर्स खोजने की कोशिश की, जॉन जेकब एस्टर, थॉमस फॉर्च्यून रायन, बट मॉर्गन ने सबको वार्निंग दे दी थी। वॉल स्ट्रीट में मॉर्गन के अगेंस्ट जाने की हिम्मत किसी में नहीं थी। टेस्ला ने यूरोप से फंडिंग लाने की कोशिश की, बट वर्ल्ड वॉर 1 की तैयारियां शुरू हो चुकी थी। वार्डन क्लिफ टावर अधूरा खड़ा रहा। 1903 तक टेस्ला ने जैसे तैसे काम चालू रखा। उसने कुछ टेस्ट किए। लोगों ने रिपोर्ट किया कि रात में टावर के चारों ओर अजीब ब्लू ग्लो दिखता था। समुद्र में जहाजों के कैप्टन्स ने कहा कि उन्हें आसमान में लाइट्स की स्ट्रेंज पैटर्न्स दिखे। 1906 में टेस्ला का नर्वस ब्रेकडाउन हो गया। उसका ड्रीम टूट रहा था। वार्डन क्लिफ की प्रॉपर्टी पर कर्जा बढ़ता जा रहा था। 1915 में कोर्ट ने प्रॉपर्टी सीज कर ली। 1917 में अमेरिकन गवर्नमेंट ने टावर गिरा दिया। ऑफिशियल रीजन, जर्मन स्पाइस इसे यूज कर सकते हैं। रियल रीजन, पावरफुल लोग नहीं चाहते थे कि फ्री एनर्जी का कॉन्सेप्ट जिंदा रहे। टावर गिरते वक्त टेस्ला वहां नहीं था। लोगों ने कहा कि न्यूयॉर्क में अपने होटल रूम की खिड़की से उसने धुआं देखा होगा। उसके सेक्रेटरी ने बाद में बताया कि उस दिन टेस्ला रोया था, पहली और आखिरी बार। इसके बाद के साल टेस्ला के लिए स्ट्रगल के साल थे। वो न्यूयॉर्क के अलग अलग होटल्स में रहता था। जब बिल नहीं भर पाता तो दूसरे होटल चला जाता। उसने अपने पेटेंट्स बेचने की कोशिश की, कुछ क्रेजी आइडियाज पिच किए, डेथ रे, थॉट फोटोग्राफी मशीन। मीडिया ने उसे पागल साइंटिस्ट बना दिया। टेस्ला की डेली रूटीन अजीब हो गई थी। वो हर दिन ब्रायंट पार्क जाता और कबूतरों को खिलाता। एक सफेद कबूतर से उसे खास लगाव हो गया था। वो कहता था कि जब वो कबूतर उसकी खिड़की पर आता है तो उसकी आंखों से लाइट निकलती है। लोग सोचते थे टेस्ला पागल हो गया है, बट शायद वो लोनलीनेस को हैंडल करने का उसका तरीका था। 1931 में टाइम मैगजीन ने टेस्ला को कवर पे डाला, 75th बर्थडे पर। टेस्ला ने कहा कि उसने कॉस्मिक रेस को हार्नेस करने का तरीका खोज लिया है, फ्री एनर्जी फॉर एवरीवन। बट अब कोई सीरियसली नहीं लेता था। आइंस्टाइन की रिलेटिविटी ने फिजिक्स को नई डायरेक्शन दे दी थी। टेस्ला का क्लासिकल अप्रोच आउटडेटेड लगता था। 1934 में टेस्ला ने न्यूयॉर्क टाइम्स को बताया कि उसने पार्टिकल बीम वेपन बनाया है जो 10,000 प्लेन्स को 250 मील दूर से डिस्ट्रॉय कर सकता है। मीडिया ने इसे डेथ रे कहा। टेस्ला ने कहा यह पीस रे है क्योंकि इससे वॉर इंपॉसिबल हो जाएगी। सोवियत यूनियन ने इंटरेस्ट दिखाया। उन्होंने टेस्ला को $25,000 दिए प्रिलिमिनरी स्टडी के लिए। टेस्ला के आखिरी साल होटल न्यूयॉर्कर के रूम 3327 में बीते। वेस्टिंग हाउस कंपनी उसका रेंट पे करती थी और $125 मंथली पेंशन देती थी। टेस्ला का वजन 60 किलो रह गया था। वो सिर्फ मिल्क और नबिस्को क्रैकर्स खाता था। 7 जनवरी 1943 को होटल की मेड ने रूम 3327 का दरवाजा खोला। टेस्ला बेड पर मरा पड़ा था, 86 साल की उम्र, अकेला। डॉक्टर ने कहा कोरोनरी थ्रोम्बोसिस, दिल का दौरा। उसके हाथ में कबूतर का एक पंख था। 2 घंटे के अंदर FBI एजेंट्स आ गए। उन्होंने टेस्ला के सारे पेपर्स, नोटबुक्स, डायग्राम्स सीज कर लिए। 2 ट्रक भर के सामान ले गए। ऑफिशियली कहा गया नेशनल सिक्योरिटी के लिए। 80 साल बाद भी कुछ डॉक्यूमेंट्स क्लासिफाइड हैं। टेस्ला के फ्यूनरल में 2000 लोग आए। न्यूयॉर्क के कैथीड्रल ऑफ सेंट जॉन द डिवाइन में मेयर ने स्पीच दी। नोबेल लॉरेट्स ने ट्रिब्यूट दिया। बट आयरनी देखिए, फ्यूनरल की लाइटिंग AC करंट से थी, टेस्ला का इन्वेंशन।
लोग वायर से आई बिजली से रोशन हॉल में खड़े थे, उस आदमी को श्रद्धांजलि दे रहे थे जो वायरलेस पावर देना चाहता था। टेस्ला की मौत के बाद कोर्ट केसेस शुरू हुए। उसके नेफ्यू ने प्रॉपर्टी क्लेम की। यूगोस्लाविया गवर्नमेंट ने कहा टेस्ला उनका नेशनल हीरो है। 1943 में सुप्रीम कोर्ट ने फाइनली डिक्लेयर किया कि रेडियो के असली इन्वेंटर टेस्ला थे, मार्कोनी नहीं। बट तब तक बहुत देर हो चुकी थी। मार्कोनी को नोबेल प्राइज मिल चुका था, हिस्ट्री बुक्स लिखी जा चुकी थी। आज टेस्ला का नाम यूनिट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड है, एलन मस्क की कार कंपनी है, बेलग्रेड एयरपोर्ट है। बट ये सब सिंबॉलिक जेस्चर्स हैं। रियल ट्रिब्यूट तो तब होगा जब उसका सपना पूरा होगा। और इंटरेस्टिंग बात यह है कि टेस्ला का सपना अभी भी जिंदा है। MIT ने 2007 में व्हाइट ट्री सिटी डेवलप की। 2 मीटर डिस्टेंस से 60 वॉट का बल्ब वायरलेसली जलाया। जापान स्पेस सोलर पावर सिस्टम पर काम कर रहा है। स्पेस में सोलर पैनल्स, माइक्रोवेव से एनर्जी अर्थ पर भेजना। न्यूजीलैंड की कंपनी एमरॉड वायरलेस पावर ट्रांसमिशन पर काम कर रही है। स्मार्टफोन्स में वायरलेस चार्जिंग आ गई है। इलेक्ट्रिक कार्स के लिए रोड्स में चार्जिंग कॉइल्स एम्बेड करने की बात हो रही है। ड्रोन्स को फ्लाइट में चार्ज करने के एक्सपेरिमेंट चल रहे हैं। टेस्ला का विजन स्लोली रियलिटी बन रहा है। बट सवाल वही है जो 100 साल पहले था, क्या कॉर्पोरेशंस फ्री एनर्जी की इजाजत देंगी? आज भी एनर्जी सेक्टर में ट्रिलियंस डॉलर्स इन्वेस्टेड है। ऑयल कंपनीज, पावर कंपनीज, ग्रिड इंफ्रास्ट्रक्चर। अगर वायरलेस फ्री एनर्जी आ गई तो ये सब बेकार हो जाएगा। टेस्ला ने एक बार कहा था, द प्रेजेंट बिलोंग्स टू देम बट द फ्यूचर फॉर विच आई वर्कड बिलोंग्स टू मी। शायद वो सही था। हम उसके फ्यूचर में जी रहे हैं। हर एसी मोटर में, हर ट्रांसफार्मर में, हर रेडियो वेव में टेस्ला का कंट्रीब्यूशन है। पर सोचिए, अगर 1903 में मॉर्गन ने फंडिंग नहीं रोकी होती, अगर वार्डनक्लिफ टावर कंप्लीट हो गया होता, क्या आज क्लाइमेट चेंज की प्रॉब्लम होती? क्या तेल के लिए वॉर्स होती? क्या एनर्जी पॉवर्टी होती? टेस्ला की कहानी सिर्फ एक इन्वेंटर की कहानी नहीं है। ये कहानी है कि कैसे मनी पावर ह्यूमन प्रोग्रेस को रोक सकती है, कैसे प्रॉफिट मोटिव इनोवेशन को मार सकता है, कैसे एक आदमी का ग्रीड पूरी ह्यूमैनिटी का फ्यूचर बदल सकता है। आज जब आप अपना फोन चार्ज करते हैं, बिजली का बिल भरते हैं, पेट्रोल के दाम से परेशान होते हैं, तो याद रखिए 120 साल पहले एक आदमी ने सोल्यूशन दिया था। टेक्नोलॉजी रेडी थी, सिर्फ पॉलिटिकल विल और फाइनेंशियल सपोर्ट की कमी थी। निकोला टेस्ला मर गया, लेकिन उसके आइडियाज नहीं मरे। वो आज भी किसी लैब में, किसी गराज में, किसी यंग माइंड में जिंदा है। और शायद एक दिन कोई नया टेस्ला आएगा जो इस बार जेपी मॉर्गन से नहीं हारेगा, जो वायरलेस फ्री एनर्जी का सपना पूरा करेगा। तब तक के लिए हम टेस्ला को सिर्फ एक मैड साइंटिस्ट की तरह याद करते रहेंगे, एक ऐसा जीनियस जो अपने टाइम से बहुत आगे था। या शायद हम अभी भी उसके टाइम तक नहीं पहुंचे हैं।